नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से। और हम आपके सामने संवैधानिक विकास की श्रृंखला में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का एक्ट दोनों के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, करते हैं बातें। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की अगर बात करते हैं मित्रों, तो देखिए ये जो एक्ट था वो लॉर्ड द्वारा स्वीकृत एक्ट था। और इसकी अगर बात करते हैं तो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत अगर मानी जाती है तो मित्रों इस एक्ट के तहत ही मानी जाती है। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करती थी, परंतु इस एक्ट के बाद संसदीय नियंत्रण यानी कि हम ये कहें कि ब्रिटिश सरकार एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने लग गई है। उसके बाद देखिए इसी एक्ट के तहत हमने केंद्रीकरण की व्यवस्था को अपनाया गया और बम्बई मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी मित्रों, इसे बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। और यहाँ का जो शासन था इन तीनों प्रांतों में, अगर विधि निर्माण की अगर बात करते हैं मित्रों, कानून निर्माण की बात करते हैं, तो विधि निर्माण का जो अधिकार था मित्रों किसको दे दिया गया? एक तो गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, और उसके लिए सहायता करने के लिए 4 सदस्यीय काउंसिल थी यानी 4 सदस्यीय परिषद थी। ठीक है। और अगर हम बात करें मित्रों कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात करते हैं तो वो थे वारेन हेस्टिंग्स। इसी के साथ हमें ये भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ये गवर्नर जनरल है मित्रों। अगर गवर्नर की बात करें तो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे लॉर्ड किलाइव। कौन थे मित्रों? लॉर्ड किलाइव। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए, और इसी एक्ट के तहत जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य, देखो 1774 में कोलकाता के फोर्ट विलियम में अपेक्स न्यायालय की स्थापना की गई मित्रों। ठीक है। और उसमें जो सदस्य संख्या थी, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश, कुल मिला के 4 उसकी सदस्य संख्या थी, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने मित्रों एलिजा इम्फे। कौन बने थे मित्रों? एलिजा इम्फे। अब ये जो अपेक्स न्यायालय था मित्रों, ये अगर एक तरीके से देखा जाए जैसे भारत में सुप्रीम कोर्ट है, उसकी तरह अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था। इसके खिलाफ भी ब्रिटेन की जो प्रिवी काउंसिल थी मित्रों, उसमें अपील की जा सकती। देखिए, सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय नहीं था, इसके खिलाफ ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल में अपील कर सकते थे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार या रिश्वत लेना, ये सारी चीजें क्या कर दिया मित्रों? प्रतिबंधित कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने, भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेना बंद कर दिया गया। अब इस एक्ट में कुछ कमियां रही थी मित्रों, तो उसके लिए 1781 में क्या लेके आए? एक्ट ऑफ सेटलमेंट लेके आए। और इसके तहत क्या किया गया मित्रों? जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है मित्रों, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के साथ साथ अगर बात करें तो मद्रास, मुंबई, बिहार, उड़ीसा में भी कानून बनाने का क्या मिल गया मित्रों? अधिकार। तो इस प्रकार हमने देखा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें ये सारी बातें हमने देखी। अब इसके बाद हम चलते हैं मित्रों 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट, उसके बारे में भी आज बात कर लेते हैं इसी वीडियो में। और देखिए मित्रों, 1784 का जो फिट्स इंडिया एक्ट है, इसमें थोड़ा बहुत और सुधार ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर थोड़ा नियंत्रण और स्थापित किया गया। तो देखो, नामकरण की अगर बात करते हैं तो देखो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विलियम पिट। और विलियम पिट के नाम पर ही इस एक्ट का जो नामकरण है वो किया गया था। कंपनी के कार्यों के अगर संबंध में बात करते हैं तो कंपनी के कार्यों को 2 भागों में विभाजित कर दिया और मतलब एक तरह से कहा जाए द्वैत शासन प्रणाली। क्या कहा जाए मित्रों? द्वैत शासन प्रणाली को अपनाया गया। इसको अपनाया गया, द्वैत शासन प्रणाली को अपनाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य थे उनको एक तो व्यापारिक और एक राजनीतिक, 2 भागों में विभाजित किया गया। अब व्यापारिक जो कार्य थे मित्रों, तो वो ऑलरेडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास यथावत रहे, मगर जो राजनीतिक कार्य थे उनके लिए एक अलग से एक संस्था बनाई गई, इसका नाम था मित्रों बोर्ड ऑफ कंट्रोल, हिंदी में बोले तो नियंत्रक मंडल। और इसको कौन से कार्य सौंपे गए? राजनीतिक कार्य। तो यहाँ पर देखो, कंपनी के कार्यों को एक तो व्यापारिक, राजनीतिक 2 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें व्यापारिक कार्य किसके पास है मित्रों? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। और राजनीतिक कार्य है वो है मित्रों बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के पास।
अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आपको देखने को मिलेगी द्वैध शासन यानी कि दोहरा शासन। तो दोहरा शासन की अगर बात करते हैं मित्रों तो द्वैध शासन के जो जनक माने जाते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो सकता है, वो है मित्रों लियोनस कार्टिस। द्वैध शासन के जनक कौन है मित्रों? लियोनस कार्टिस। इसी प्रकार से देखो जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी मित्रों, जिसमें 4 सदस्य थे, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने आपको बताया, तो उसकी जो सदस्य संख्या थी मित्रों घटाकर कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई। और सबसे बढ़िया बात यह थी मित्रों, जिन भारतीय क्षेत्रों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आते थे, अब इस एक्ट के तहत क्या किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्रों पर ब्रिटिश सम्राट का आधिपत्य क्या हो गया? स्थापित हो गया। अब वो क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र में आने लग गए थे मित्रों। तो इस प्रकार हमने देखा, एक बार रिवाइज करते हैं। 1784 में देखो नामकरण की बात करते हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर है मित्रों। और इसके जो प्रावधान है उसमें देखो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान द्वैध शासन या दोहरा शासन की बात करें, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को 2 भागों में व्यापारिक और राजनीतिक। उसके बाद देखते हैं देखो मित्रों, व्यापारिक कार्य किसके पास? बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्टर के पास, और राजनीतिक कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। द्वैध शासन का जनक मित्रों किसे माना जाता है? लियोनस कार्टिस को। जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसकी सदस्य संख्या इस एक्ट के 4 से घटाकर कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकार वाले क्षेत्र थे उन पर किसका नियंत्रण स्थापित हो गया? ब्रिटिश सम्राट का अधिकार स्थापित हो गया। तो इस प्रकार मित्रों हमने 2 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट दोनों के बारे में चर्चा की। इसी प्रकार अगले वीडियो में मिलते हैं। जय भारत, जय हिंद।